अगर मैं आपसे बोलूँ क्या ये लड़का कुछ काम कर रहा है तो आप बोलोगे यस सर ये पढ़ाई कर रहा है। पर मैं आपसे बोलता हूँ कि नहीं ये लड़का कोई भी काम नहीं कर रहा है तो आप बोलोगे अरे सर ये क्या बोल रहे हैं आप। तो यही मैं आज आपको सिखाने आया हूँ कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स चाहे आप जितनी भी एनर्जी स्पेंड कर लो जब तक आपकी बॉडी में किसी भी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक आपके वो वर्क डन काउंट नहीं होगा। तो यही आज हम पढ़ेंगे कि वर्क डन क्या होता है, उसको उस काम को करने में कितनी एनर्जी स्पेंड हुई है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उस काम को करने की आपकी क्षमता क्या है, मतलब किस पावर से या फिर किस स्पीड से या फिर कितना जल्दी या फिर कितना धीरे आप उस काम को कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्क डन क्या होता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में सीधा सा मतलब ये है अगर आप बॉडी में किसी भी तरह का क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट करते हैं, अगर आप बॉडी में क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट करते हैं उसकी पोजीशन में, मतलब वो बॉडी मूव करती है तो आपको वर्क डन माना जाएगा। अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है चाहे आप जितना भी फोर्स लगा ले वो वर्क डन में काउंट नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ से पढ़ते हैं वर्क अकर्स व्हेन a force applied to an object result in movement of an object, मतलब अगर मूवमेंट होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन काउंट होगा। उससे वो मैटर नहीं करता है कि उसमें कितनी भी एनर्जी स्पेंड हुई है। जैसे ये लड़का है, अगर ये लड़का इस बॉक्स को हिला देता है तो वर्क डन में काउंट होगा, अगर वो बॉक्स को नहीं हिला पाता है तो वर्क डन में काउंट नहीं होगा। तो यहां से आप बोलेंगे कौन कौन से फैक्टर पे वर्क डन डिपेंड करता है। तो ठीक है, सबसे पहला फैक्टर क्या होता है फोर्स अप्लाइड। देखो सीधी सी बात है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स जितना ज्यादा होगा वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा, फोर्स जितना कम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम भी उतना क्या होगा कम होगा। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या फोर्स। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने एग्जांपल किसी ने पैर मारा वो 1 मीटर दूर जाती है तो सीधी सी बात है वर्क डन कम हुआ है, अगर वो 10 मीटर दूर जाती है तो वर्क डन क्या होगा ज़्यादा होगा। तो वर्क डन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों आपने पहले पढ़ के रखे हैं। आज एक तीसरा पॉइंट आता है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर मान लीजिए ये कोई स्लोप है, ये हमारे आप घर के सबके बाहर एक रैम्प बना होता है, तो मान लीजिए आपको उस पर ये एक ब्लॉक चढ़ाना है, ठीक है। तो आपने इस पर फोर्स लगाना शुरू किया, आप फोर्स कहाँ लगाएंगे सीधा लगाएंगे ना, और ब्लॉक पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा इधर होगा। तो फोर्स लग रहा है सीधा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा इसका भी एक प्राइम रोल होता है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर आपको इतने स्लोप पे चलाना हो कम फोर्स लगेगा वर्क डन भी कम होगा, इतने पे और ज़्यादा लगेगा इतने पे और ज़्यादा लगेगा, तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो आपके वर्क डन में भी क्या होगा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से आपका समझ में आता है कि जो वर्क डन होता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड होता है। पहला फैक्टर क्या है फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स होगा वर्क डन भी उतना ज़्यादा होगा, जितना कम फोर्स होगा वर्क डन भी क्या होगा उतना कम होगा। दूसरा क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा वर्क डन उतना ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना कम होगा वर्क डन भी क्या होगा उतना कम होगा। तीसरा आता है एंगल, किसके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अभी इसको हम पढ़ेंगे कि कौन सा एंगल होता है या फिर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आपका फॉर्मूला बनेगा तो क्या आ जाएगा वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और दूसरा वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा तो थीटा एंगल है ये। तो जो पूरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा। अब आप बोलोगे सर ये cos थीटा कहाँ से आ गया, तो अब यहाँ ध्यान से हमारी बात समझना। देखिए जैसे मान लीजिए आपने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ा है, जो नीचे वाला वो क्या होता है ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। हमको यही दोनों दिए हैं ना, और बेस और हाइपोटेनियस के लिए एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी थी, वो क्या थी कॉस।
सेक भी लगा सकते हैं, पर सेक और कॉस एक ही चीज़ है, क्योंकि जो सेक है वो कॉस है, क्या रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से आपको हाइपोटेनियस दिया था और बेस दिया था, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे बेस्ट सूट कौन सी करेगी, कॉस की। तो इसीलिए पूरा फॉर्मूला क्या बनता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि W मतलब होगा वर्क डन, S मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट, और F मतलब क्या होगा, जो फोर्स लगा रहे हैं आप, और थीटा क्या है, वो एंगल है किसके किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। सबके SI यूनिट क्या होती है, वर्क डन की होती है जूल, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, फोर्स की होती है न्यूटन, और थीटा जो एंगल होता है वो तो डिग्री में ही काउंट होगा। ठीक है, अब आप यहां से बोलेंगे कि सर क्या कोई कंडीशन है जहां पे वर्क डन 0 हो सकता है, तो मैंने बोला बिल्कुल भैया, फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। आप कोई भी फोर्स ना लगाइए, अगर फोर्स क्या हो जाएगा 0, तो सीधी सी बात है वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0। पर आपने बोला नहीं सर मेरे पास पावर बहुत ज़्यादा है, मुझे अपनी ताकत दिखानी है, तो क्या अब कोई पॉसिबल तरीका है जिससे अगर मैं फोर्स लगाऊं तब भी वर्क डन क्या हो 0? तो मैंने बोला बिल्कुल, अभी भी आपके लिए दो रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि पूरा फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अगर मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आप चाहे जितना भी फोर्स लगा लो, पर अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, मतलब वो केस कौन सा है, नो डिस्प्लेसमेंट का है, तो आप चाहे कितनी भी एनर्जी वेस्ट कर लो पर उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा अपने आप 0। तो फर्स्ट केस क्या बनता है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, या फिर व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि जो cos 90 की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है 0 होती है। तो अगर हम थीटा की वैल्यू क्या रख दें 90 रख दें, मतलब अगर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, मतलब ये एंगल कितने का बन जाए 90 डिग्री का बन जाए, तो W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, और cos 90 क्या हो जाएगा अपने आप 0, तब भी वर्क डन क्या आ जाएगा 0। मतलब चाहे आप जितना भी फोर्स लगा लीजिए या फिर चाहे आप जितना भी डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, पर अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है किसके इसके बीच में, फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी के बीच में, तो उस केस में भी आपका वर्क डन क्या हो जाएगा 0 काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से दो कंडीशन आती है 0 वर्क डन की, एक अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो या फिर जो फोर्स हो वो परपेंडिकुलर हो किसके, डिस्प्लेसमेंट के, मतलब जो एंगल हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो कितना हो 90 डिग्री का हो। यही सेम केस अप्लाई होता है कुली के केस में। जैसे मान लीजिए एक कुली है, वो अपने सर पे जो है लोड लेके खड़ा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर मान लो ग्रेविटी के साथ अगर बात करें, अगर कुली वेट लेके सर पे चल रहा है तो कुली देखो वेट जो है सर पे रखे हुए, तो ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे हो रहा है, तो ये एंगल कितने का बनना है, सीधा सा 90 डिग्री बनना है। अगर कभी भी कुली अपने सर पे लोड लेके चलता है तो भले आपके हिसाब से वर्क डन कर रहा है, मगर फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन आता है, तो सर अगर वर्क डन 0 हो सकता है तो क्या वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है? तो हमने बोला बिल्कुल, एक बार आप बात को ध्यान से समझिए। एक बार हम थीटा क्या रखेंगे 0 डिग्री, एक बार थीटा क्या रखेंगे 90 डिग्री, एक बार थीटा क्या रखेंगे 180 डिग्री। ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। अब आप खुद सोचिए, आप इस फॉर्मूले में एक बार वैल्यू रखिए, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, आपने रखा W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, तो जो cos 0 होगा वो अपने आप क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो W क्या आ जाएगा F इंटू एस। ठीक है, आपने अगला केस लिया, यहाँ पे आपने रखा वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 90, और cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो चाहे आप कितने भी फोर्स लगा लो, कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वर्क डन अपने आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है 180, यहाँ आपने लिखा W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 180, और 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो यहाँ वर्क डन क्या आ जाएगा
माइनस एफ इंटू एस। तो यहाँ से आपको एक क्लियरिटी मिलती है कि अगर थीटा क्या है 0 है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थीटा क्या है 90 है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अगर थीटा क्या है 180 है तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। यही चीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो एंगल क्या बनेगा, 0 का बनेगा, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव वर्क डन आपको करना है तो मान लो इधर आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर कर दीजिए। अब थीटा कितना हो गया है, 180 हो गया, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आप फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो जाता है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीनों एग्जाम्पल हम कुली से समझते हैं। मान लीजिए देखिए कुली के 3 केस बनते हैं। एक बार कुली क्या करेगा, जो थीटा 0 वाला होगा, इसमें जब कुली अपने सर पे लोड रखे हुए और वो लोड उठा के नीचे रख देगा, तो ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, नीचे, मतलब थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ पे उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब कुली ने वेट अपने सर पे रख लिया है, अब पुली चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे को, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे को, तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो वो केस क्या आ जाएगा, वर्क डन 0 का आ जाएगा। तीसरा केस, मान लीजिए लोड नीचे रखा हुआ है, अब पुली उस वेट को उठा के अपने सर पे रखेगा, तो जब पुली सर पे रखेगा तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा या फिर निगेटिव हो जाएगा। आई होप यहाँ से आपको तीनों केस क्लियर हो गए, पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन और 0 वर्क डन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है भाई, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस होता है। और सबको पता है जो F की वैल्यू होती है वो ma होती है, पर अगर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो mg भी बोल सकते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो h का ही होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है W इज इक्वल्स टू mgh। W क्या है, वो जो वर्क डन हुआ है, W क्या है माना यहाँ पे, जो वर्क डन हुआ है, M क्या है, मास ऑफ आ बॉडी है, और G क्या है, ग्रेविटी है, और H क्या है, किस हाइट तक हमने डिस्प्लेसमेंट किया है। तो कभी भी ऐसा हो जाता है कि वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mgh, जो कि हमने आपको निकाल के दिखा दिया है कि कहाँ से आता है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है। यूनिट ऑफ ये SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, जूल होती है। SI वर्क डन क्या होती है, जूल होती है। और CGS में पता क्या होती है, अर्ज होती है। अगर बात करें किसकी, CGS की, तो CGS यूनिट ऑफ वर्क डन इज क्या, अर्ज। आपने देखा W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, मतलब अगर हम ये बोलें कि अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे, ये कॉस थीटा भी होता है पर उसका आप अभी नेगलेक्ट कर दीजिए, कॉस थीटा। ठीक है, अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाने पे किसी भी बॉडी में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसका वर्क डन क्या होता है, 1 जूल का होता है। अगर फिर से मैं रिपीट करूं कि अगर किसी भी बॉडी में आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, किसी भी बॉडी में आप क्या करते हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितने का होता है, 1 मीटर का होता है, तो आपका वर्क डन कितना कहा जाएगा, 1 जूल कहा जाएगा। 1 जूल ऑफ वर्क इज to be done when force of 1 Newton displaces an object by 1 meter in its direction। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। अब आप बोलेंगे सर अगर SI यूनिट क्या है, जूल है, CGS यूनिट क्या है, अर्ज है, तो क्या दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल होगा। तो भाई जो 1 जूल होता है ना वो 10 की पावर 7 अर्ज के बराबर होता है। अब आप बोलोगे सर एक बार इसको डिराइव करें थोड़ा मजा आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, बेटा डिराइव कर देंगे आपके लिए हम इसको। ऐसे आपने लिखा कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक, अब 1 जूल तो ऐसे ही रहेगा, जो 1 न्यूटन होता है ना उसमें 10 की पावर 5 डायन होती हैं, और जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर
मीटर होता है। तो आगे क्या लिख जाएगा, 1 जूल इज इक्वल्स टू, ये 10 की पावर 2 बन जाएगा, तो पूरा क्या आ जाएगा 10 की पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। और ये जो डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं। तो यहाँ से क्या लिख लोगे आप, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ज। तो अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि स्टेट अ रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो आप सीधा लिख देंगे 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ज। पर अगर आता है डिराइव अ रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो आप पूरा डेरिवेशन करके उसको वहां पे दिखा देंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हमने क्या क्या सीखा है। वर्क डन तभी होगा जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। फिर जीरो वर्क डन क्या कंडीशन आती है, या तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो, तब भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तब भी आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब ये एंगल बहुत मैटर करता है। एंगल थीटा अगर जो है 0 होगा, थीटा अगर 90 होगा, थीटा अगर 180 होगा, थीटा 0 पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, थीटा 90 पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, और थीटा 180 पे वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर कन्वर्जन दिखाया हमने आपको कि जो क्या रिलेशन होता है सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। तो जो 1 जूल होता है वो 10 की पावर 7 अर्ज के बराबर होता है। तो आई होप यहाँ से आपको वर्क डन के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एनर्जी और पावर की बात करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हाईली हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।